जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा CAA और NRC। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम आर्टिकल 5 to 11 यानी 5 से 11 तक हम बात किए थे, जो नागरिकता संबंधित कानून बनाता है तथा नागरिकता संबंधित सारे जितना भी संविधान में दिया गया है वो 5 से 11 के बीच में ही दिया गया है, जो कि पार्ट 2 है। और उसमें एक बात थी 2019 में जो संशोधन हुआ है CAA NRC, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। आज उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या है और किस कारण उसका विरोध हो रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं CAA का। CAA क्या है? CAA का फुल फॉर्म अगर देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका काम था कि नागरिकता देना कैसे है, यही एक काम है। तो देखो इसमें बताया गया है कि इनलीगल पर्सन को, यानी कि इनलीगल कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। डॉक्यूमेंट के हिसाब से, यानी डॉक्यूमेंट तुम फेंक दो, या फिर जितने टाइम का, जैसे जब कोई अपने देश में आता है तो उससे वीज़ा दिया जाता है और उधर से पासपोर्ट लेकर आता है। पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं फिर हम किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो वीज़ा वीज़ा 3 साल के लिए वैलिड है, तब वो 3 साल ही आप रह सकते हैं इसमें। अगर उससे ज़्यादा रहेंगे तो वो तुम्हारा अनलीगल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो CAA इस बार आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि मुस्लिम जितने बाहर से आए हैं उनको हम अनलीगल मानेंगे। अदर कास्ट वाले या फिर जो हमारे क्या कहते हैं माइनॉरिटी में आते हैं या फिर जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको हम अनलीगल नहीं मांगे। लेकिन ये 3 ही देश पे डिपेंड करता है, 3 ही देश पे लागू होता है। एक हमारा पाकिस्तान हो गया, एक हमारा अफगानिस्तान हो गया और एक हमारा बांग्लादेश हो गया। इन तीनों देश पे ही लागू होता है ये। यानी कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से मुस्लिम के अलावा अगर कोई आया है तो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तब भी वो भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। यानी वो टाइम से ज़्यादा भी रहेगा तब भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो उसमें 6 कास्ट दी गई हैं कि इन कास्टों को नागरिकता दी जाएगी। उसमें क्या है? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी और ईसाई हैं। इन कास्टों को बताया गया है, इन धर्म के को बताया गया है कि अगर वो भारत में हैं इस समय और उनका डॉक्यूमेंट भी लीगल नहीं है और वो टाइम से ज़्यादा रह रहे हैं तभी अनलीगल नहीं माना जाए। क्यों ये इसलिए कहा गया है? देखो यहाँ पे तो मुस्लिम कहा गया है, लेकिन जब कोर्ट में, संसद में इसको पारित कराना था तो वहाँ पे ये कहा गया था कि हम अल्पसंख्यक को अपने भारत का नागरिक बनाने के लिए जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इससे लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया था। तो सिर्फ उसमें कहा गया था जो धार्मिक प्रताड़ना है, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन, इन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो, जैसे पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री से घोषित कर दिया गया है तो वहाँ पे जो हिंदू हैं तो उनका बहुत बुरा हाल है। यही हाल बांग्लादेश है, यही अफगानिस्तान में। तो उसमें कहा गया हिंदू हो या कोई भी कास्ट हो जो वहाँ के अल्पसंख्यक में आते हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं और वो आ भी गए हैं तो उनको नागरिकता CAA के तहत दे दी जाएगी। इसमें यह कहा गया था कि 2014 से पहले जितने लोग भारत में आए हैं उनको सबको नागरिकता दे दी जाएगी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इससे पहले जो हम संविधान पढ़ाए थे उसमें नागरिकता अधिनियम जो था 1955, उसके तहत भी था अगर 7 साल से आप ज़्यादा रह गए तो आपको पंजीकरण के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये ज़्यादा CAA कुछ नहीं, और ना तो CAA का विरोध ही हो रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, नागरिकता देने की बात कर रहा था और कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है NRC। सबसे ज़्यादा विरोध NRC का ही हो रहा था, और क्यों हो रहा था वो देखेंगे। देखिए असम आंदोलन क्या था, ये पहले नागरिकता NRC लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखेंगे जो हमारा 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, 1971 में अलग हुआ। 1972 में इसको पाकिस्तान ने बांग्लादेश की यानी अदर कंट्री की मान्यता दी थी। तो कहीं कहीं 1972 भी दिया, 1971 दिया जाता है, ये दोनों सही हैं। जब 1971 में हुआ अलग, तब जाके पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत आए थे। और भारत जब आए थे तो असम में ज़्यादा आए थे, क्योंकि असम में उनकी लैंग्वेज मिलती थी, थोड़ा उनका जो चेहरा था वो असम वालों से मिलता था। और वो असम की जो धरती थी वहाँ पे व्यापार करना तथा उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा थी, वहाँ चाहिए क्या कहते हैं, चाय बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती, तो वहाँ पे व्यापार करना आसान था। तो इसलिए बांग्लादेश से जितने लोग थे बंगाल बोलने वाले, वो सब असम में पहुँच गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी हो गए। अब अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए थे उस समय, जो बाद में भी आए। तब एक आंदोलन चलाया गया, ये आंदोलन 1979 से लेकर 1985 तक चलाया गया। इसमें चलाया कौन था? स्टूडेंट थे।
स्टूडेंट आंदोलन करना शुरू किए कि ये बहुत गलत हो रहा है। फिर इसमें 1985 तक पूरा चला, ये पूरे 6 साल तक आंदोलन चला। फिर 6 साल में एक असम को एक्वार्ड बनाया गया। असम एक्वार्ड में क्या कहा गया, 1985 के तहत 1985 में बनाया गया असम एक्वार्ड, एक समझौता हुआ 1985 में। इसमें यह कहा गया था 26 मार्च 1971 से पहले जितने लोग बांग्लादेश से भारत आए थे, यानी असम में आए थे, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है उनको एनआरसी का पालन करना पड़ेगा। एनआरसी का पालन करने का मतलब ये था कि उसमें जो लिस्ट जारी की गई थी, एनआरसी लिस्ट, उसमें से कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो असम में जो एनआरसी लागू हुआ था, इसका जो नेतृत्व करता थे वो था सुप्रीम कोर्ट। वैसे पूरे देश में जब असम लागू होगा तब तो जहाँ तक गृह मंत्रालय इसका कंट्रोल करेगा, लेकिन असम में स्पेशल सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट 2013 में ही असम के लिए वो कानून बना दिया था एनआरसी का। अब इसको फॉलो कराया गया 2019 में। 2013 में असम के लिए फॉलो कर दिया गया, लेकिन इसका ज़्यादा पालन ही नहीं हुआ था। 2013 जो ये हुआ था 1985 का, 1985 जो असम एक्वार्ड बनाया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई जा रही थी। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट 2013 में कानून बनाया गया जिसका नाम था एनआरसी नागरिकता संबंधित बिल जो था, नेशनल रेजिडेंशियल सिटीजनशिप ऐसे कुछ था। तब जाके एनआरसी लागू हुआ। ये जो एनआरसी था, एनआरसी में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हो गया और पहले राज्यसभा से पारित हो चुका था। राज्यसभा पहले पारित हुआ, उसके बाद 9 दिसंबर 2019 से लोकसभा से पारित हुआ, फिर ये राष्ट्रपति द्वारा इसको एक कानून बना दिया गया। जब एनआरसी लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि लगभग असम में लगभग 4 करोड़ लोग बाहरी आए, यानी कि जो बांग्लादेशी से जितने लोग आए लगभग 4 करोड़ था। लेकिन जब इसकी लिस्ट आई तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि जब लिस्ट आई तो केवल 19 लाख मिले। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 12 लाख हिंदू निकले थे। हिंदू और अदर कास्ट जितने मिला के 12 लाख थे, हिंदू भी थे, अदर कास्ट भी थे। अदर कास्ट मतलब बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी थे वो 12 लाख कुल मिला के थे। उसके बाद 7 लाख केवल मुस्लिम, यानी कि मेजोरिटी में जो था वो मुस्लिम था। यहाँ बहुत ज़्यादा बवाल हो कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कि उसमें धांधली हुई थी एनआरसी में। फिर बात आती है एनआरसी लिस्ट में किसका नाम नहीं था, अगर जिसका नाम नहीं था तो उनको क्या डॉक्यूमेंट देने थे। तो उस समय 2 लिस्ट जारी की गई थी, लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में जो जारी किया गया था उसमें कुछ इस प्रकार था, अगर आपको 1950 से पहले कि एनआरसी में आपका नाम है तब तो आप भारत के नागरिक होंगे या असम के नागरिक होते हैं। उसमें लिस्ट ए में जो थे 14 शर्त दी थी, लिस्ट ए में हमारे 14 शर्त दी थी और लिस्ट बी में हमारी दी गई थी केवल 8 शर्त। लिस्ट बी जो जारी की गई थी वो जारी की गई थी हमारे, जैसे आपका नागरिकता नहीं है, आप इस समय नागरिकता नहीं, तो आप अपने पूर्वजों का नागरिकता दिखा दें कि हाँ वो भारत के नागरिक थे, तब भी आपको मान लिया जाएगा। तो हम लिस्ट ए लिस्ट बी के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। तो लिस्ट ए में दिया गया था अगर आपको वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में है कि आपको जो 24 मार्च 1971 के पहले आपके अगर वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप नागरिक हैं। वोट डालें या ना डालें वो बात की बात है, वो डालो या ना डालो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में नाम है तब आप हो जाएंगे नागरिकता। फिर तीसरा पॉइंट था कि आप कहीं टेम्परेरी पेपर या फिर आपके पास कोई ज़मीन हो, ज़मीन का पेपर दिखा दीजिए तब भी हो जाएगा। फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र वो दिखा दीजिए। फिर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपके कहीं निवासी हैं, परमानेंट निवासी, वो भी दिखा देंगे तब भी आपका हो जाएगा। रिफ्यूजीज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 1971 से पहले अगर आप आए हैं भारत में और वो उस समय आप भारत के का नागरिकता ले लिए हैं, तब आप वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो आपके पास नागरिकता बरकरार रहेगी, आपकी नागरिकता मिल जाएगी भारत की। या फिर आपके पास कोई पासपोर्ट हो या फिर एलआईसी में कहीं आपका अकाउंट हो, एनी सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस इशू बाय गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा लाइसेंस हो जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। या फिर गवर्नमेंट जॉब पेपर, या फिर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब आपको उसका पेपर दिखा देंगे तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपके पास कोई बैंक अकाउंट हो या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो तब भी आप दिखा देंगे तो आपको नागरिकता एनआरसी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिया, अगर आपको भारत में जन्म हुआ है तब आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा के अपनी नागरिकता ले सकते हैं। लीगल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए लेकिन। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप पढ़ाई किए हैं तो कोई यूनिवर्सिटी है, इसका रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट कोई ऐसा दिखा दिए जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भाई भारत के निवासी हैं, तो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का सर्टिफिकेट चल जाएगा। या फिर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप उसे दिखा देंगे तो आपको एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी।
ये इतने थे लिस्ट ए में। लिस्ट ए में इतना ही बताया गया है कि आप इतने जो 14 शर्तें देंगे, अगर इसमें से आप कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं लिस्ट बी। लिस्ट बी में ये कहा गया था कि अगर आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर आपके पूर्वजों, आपके पापा या फिर आपके पूर्वजों में से किसी के पास इतने में से कोई डॉक्यूमेंट अगर हो जाएंगे, तब आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो पहले लिस्ट ए तो ये रही। लिस्ट बी में क्या था? लिस्ट बी में पहला था बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपके पिता का अगर जन्म भारत में हुआ है तब आपको भी डॉक्यूमेंट, आपको भी यहाँ पे नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा लैंड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पापा का, आपके गार्जियन का, आपके पूर्वजों का अगर ज़मीन भारत में, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर बोर्ड हो, किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट हो, तब भी नागरिकता दे दी जाएगी। बैंक में, एलआईसी में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी आपका कोई अकाउंट है, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके ग्राम पंचायत या फिर सेक्रेटरी या फिर पंचायत द्वारा के, या फिर मैरिज वुमेन यानी किसी भारतीय औरत से, भारतीय लेडीज से आपकी गार्जियन शादी किए हैं, तब अगर वो लीगल सर्टिफिकेट है, अगर वो भी सर्टिफिकेट दिखा देंगे, तब भी नागरिकता दे दी जाएगी। फिर वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं, आपके गार्जियन का नाम है या आपके पेरेंट्स का नाम है, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर रिलेशन कार्ड, यानी कि आपके जो पहले शहीद हो गए या फिर आपके जो पूर्वज हैं वो नहीं हैं, उनसे रिलेशन कार्ड आपके पास है, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और इन दोनों लिस्टों में से अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आपके पास है जो आपकी नागरिकता को पुष्टि करता है और वो नहीं है, तो लिखा गया है जो दूसरी लिस्ट उसके 8 एनी अदर लीगल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है लीगल जो आपकी नागरिकता सिद्ध कर सकता है, तो वो भी नागरिकता आप दिखा सकते हैं और अपनी नागरिकता ले सकते हैं। ये नागरिकता लिस्ट जो ए और बी लागू की गई है, इसमें से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे दिखाना कहाँ? तो उसे दिखाना आपको है, बाई चांस लिस्ट जारी हो गई, उसमें आपका नाम नहीं है, बाई मिस्टेक या कैसे भी करके लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको 120 दिन का टाइम दिया गया है। 120 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों की यूनियन बना के बैठाएगा, 5-6 जज था, उससे बोला गया ट्रिब्यूनल नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज, क्योंकि जानते हुए असम में जो एनआरसी लागू किया गया था, उसके जो कमांडर थे वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। असम में जितना को नागरिकता हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट की ही बढ़ चढ़ के भाग थी, केवल अमित शाह जी इसका कानून लेकर आ गए थे। फिर ट्रिब्यूनल में जाके आपको 120 दिन के अंदर अपनी हाजिरी लगाना है। वहाँ पे ये करना है कि हमारा ये जो नागरिकता संबंधित जो लिस्ट जारी हुई है उसमें हमारा नाम नहीं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो आप वहाँ जाके मुकदमा लिखवा दो। वो आपको जो टाइम देंगे वो टाइम में आके अपनी हाजिरी लगाना रहेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल में भी न्याय ना मिले, बाई चांस ट्रिब्यूनल में भी आपको नागरिकता का प्रूफ ना मिले कि आप नागरिक हैं भारत के, तब उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल मान लिया कि हाँ आप भारत के नागरिक, तब तो आप बच गए कि हाँ रहो भारत में। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल भी ना माने, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी ना माने, तब भाई आपके पास कोई चारा नहीं, उसके बाद आपको डिटेंशन सेंटर ही जाना पड़ेगा। अब डिटेंशन सेंटर क्या है? डिटेंशन सेंटर एक बहुत बड़ा हॉल है, एक प्रकार से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी या फिर एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल की तरह है ये डिटेंशन सेंटर। अब डिटेंशन सेंटर में आपको रहना, यानी कि यहाँ पे आपको एक प्रकार से नज़रबंद, जैसे होम अरेस्ट किया जाता है ना, वो ऐसे ही कर देंगे यहाँ पे। यहाँ डिटेंशन सेंटर में आपको रहना पड़ेगा अगर आप नागरिकता नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। अब देखो गलती यहाँ पे क्या हुई। गलती यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी हैं, शेख हसीना जी से लिखित में बयान दिया है कि जो एनआरसी है वो हमारे देश का मामला है, आप इससे परेशान ना हों। तब अब जब ये साफ साफ कह दें कि आप इससे परेशान ना हो, तो वो साफ साफ मना कर दें कि अगर एनआरसी आपके देश का मामला है तो जो मुद्दा है वो आप अपने देश में ही रखें, हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मोदी जी भी मान गए कि चलो ठीक, हम इन लोगों को वापस नहीं करेंगे। तब उनके लिए बनाया गया एक डिटेंशन सेंटर जो एनआरसी लिस्ट के बाहर है। एनआरसी लिस्ट के बाहर उनको रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में। डिटेंशन सेंटर एक हॉल जैसे बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक डिटेंशन सेंटर में 1000 लोग रहेंगे, 1000 लोग रहेंगे। अब देखो कितना खर्चा आएगा। एक डिटेंशन सेंटर में 1000 लोग रहेंगे तो कितने डिटेंशन सेंटर बनेंगे? और एक डिटेंशन सेंटर को बनाने में लगभग लगेगा 14,000 करोड़ रुपये।
एक डिटेंशन सेंटर बनाने में लगेगा 14,000 करोड़ रुपए। ये थोड़ा ड्रॉबैक्स है अपने सरकार का और ये एनआरसी का। एनआरसी और सब कुछ सही था, यहाँ पे आके मिस्टेक कर रहे हैं। जो डिटेंशन सेंटर में उनको रोका जा रहा है, उनको सीधे वो कहीं ना कहीं देश में भेज देना चाहिए, उनके देश में जहाँ के वो थे उनको होमलैंड दे देना चाहिए। अब एक डिटेंशन सेंटर में 1,000 लोग रहेंगे। अब 1,000 लोग के लिए कितना करोड़, 14,000 करोड़ रुपए एक डिटेंशन सेंटर में लग रहा है। और केवल असम में ही एनआरसी करवाने में कितना खर्चा लगा था, 12,000 करोड़। असम में ही केवल एनआरसी लागू कराने में, कि उसका सर्वे कराने में जितने एम्प्लॉय थे उनका सब कुछ मिला के 12,000 करोड़। सरकार तो बोली 14,000 करोड़, लेकिन 12,000 करोड़ केवल असम में लगा। तब देखो, अब केवल असम में ही 7 लाख लोग निकले, 7 लाख असम में ही केवल निकले हैं एनआरसी की लिस्ट के बाहर। केवल असम में, असम जबकि भारत का केवल 2% ही एरिया है। 2% एरिया में सर्वे कराने के लिए आपको लग गए 1200 करोड़। 2% से सर्वे कराने में 1200 करोड़ लग गया। पूरे देश में जब असम का एनआरसी का सर्वे हो तो पूछो ना कितना लगेगा। अब सरकार ये कह रही है कि 7 लाख असम में निकले, अदर पूरे देश में कम से कम सर्वे कराने पर 3 लाख और निकलेंगे, 3 लाख, तो टोटल 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख के लिए अगर देखा जाए डिटेंशन सेंटर, तो 10 लाख के लिए डिटेंशन सेंटर का खर्चा निकाल लो। एक डिटेंशन सेंटर में केवल 1,000 ही लोग रहेंगे। इस प्रकार से टोटल लोगों का जो खर्चा आएगा डिटेंशन सेंटर का, वो आएगा 27,000 करोड़ रुपए। ये केवल एक परमानेंट मतलब कि एक बार खर्चा होगा, वन टाइम स्पेंड है ये। एक बार खर्चा होगा तो काम खत्म, 27,000 करोड़ रुपये खर्चा हो जाएगा। ये एक टाइम का खर्चा सर्वे कराने में और ये डिटेंशन सेंटर बनाने में लगभग इतना खर्चा लगेगा। ये असम की बात हो रही है, अभी तक असम में इतना खर्चा लगेगा, अभी पूरी तरह बन नहीं गया डिटेंशन सेंटर। असम में 27,000 करोड़ रुपये केवल डिटेंशन सेंटर और सर्वे में लग गया। अब देखो, अगर पूरे कंट्री में कराया जाए, पूरे कंट्री में 10 लाख लोग को सरकार अनुमानित की है कि 10 लाख लोग निकले, क्योंकि मेन ईपी सेंटर जो था वो असम ही था। बांग्लादेश से जितने लोग भागे थे वो असम में ही गए थे, तो वहाँ पे कहा गया 10 लाख लोग। अब 10 लाख लोगों का अगर डेली का खाना अगर देखा जाए, डेली का खाना अगर 25 रुपये से कम दोगे तब बेचारे भूखे मर जाएंगे। अगर जेल में देखा जाए ना, जेल में 55 रुपये का खाना मिलता है, 55 रुपये खाना जेल में मिलता है। अब यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में उनको सिर्फ बैठा के खिलाना है। 10 लाख लोगों को 25 रुपये पर से दोगे तब पर डे का खर्चा आपका आया रहा 2.5 करोड़ रुपए पर डे का। और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा पर डे खर्चा। ये जीडीपी जो आज गिर रही ना, ऐसे नहीं गिर रही, इसी कारण से गिर रही। कुछ शुरुआत में बात की गई कि 4 करोड़ लोग निकलेंगे, 4 करोड़ में से निकले कितने, 7 लाख। 7 लाख में जा कितने लोग रहे, कोई नहीं जा रहा। तब सोचो, अब जितने 7 लाख केवल असम की बात है, 7 लाख असम में निकले, टोटल पूरे देश में अगर देखा जाए तो 10 लाख संभावित, अमित शाह जी स्वयं कह रहे हैं पूरे देश में 10 लाख लोग निकलेंगे। ये रहा हमारा अभी तक एनआरसी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, आपको स्वयं देखना चाहिए कि हाँ ये सही लग रहा है कि गलत जो उनको यहाँ रख रहे हैं, या फिर उनको अपने देश भेज दो, या फिर उनको ऐसा। अब आप बताओ, आपको नहीं लगेगा कि आपके देश में रह के कोई दूसरा आपका खर्चा कर रहा है या फिर आपका शोषण कर रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। उसको एक तो एनआरसी लिस्ट से निकाल के समाज से पृथक कर दिए, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मजबूरन आपको डिटेंशन सेंटर में रखना ही पड़ेगा। और जो रखोगे क्या भूखे मार डालोगे, ये तो अपने संविधान में नहीं लिखा है कि तुम फांसी तक नहीं ले सकते अगर वो कोई गलत काम ना किया हो, किसी की जान ले ही नहीं सकते। तब उसमें लिखा गया डिटेंशन सेंटर में रखना, तुमको खिलाओगे तो 25 रुपये पर डे का, एक व्यक्ति का खाना है। अगर 5 रुपये चाय रख लो, 10 रुपये खाना 2 बार का, तब ये होगा 25 रुपये। 25 रुपये एक लोग का खाना है, 10 लाख का 2.5 करोड़ रुपये पर डे खर्च होगा। अब इसको 365 से मल्टीप्लाई करके देख लें साल में कितना खर्चा इस डिटेंशन सेंटर पे जाएगा। आई होप एनआरसी और सीए आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।